कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं, और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। बंजर भूमि में सफलता से फल उत्पादन कर रहे किसान की कहानी। गर्मी के मौसम में बकरियों की देखभाल करना है जरूरी। देश में लगातार पानी की कमी के चलते किसानों का रुझान फलों की बागवानी की तरफ बढ़ रहा है और देश के किसान कड़ी मेहनत करके अच्छी आय भी कमा रहे हैं। बागवानी ने जामताड़ा के एक किसान की तकदीर बदल कर रख दी। नाला प्रखंड के मथुरा गांव निवासी किसान निर्मल मांझी ने लगभग 8 एकड़ पथरीली जमीन पर वर्ष 2009-2010 में विभिन्न प्रजाति के लगभग 1000 आम के पौधे लगाए थे। इनसे 3 साल बाद आम का फलन आना शुरू हुआ और यहीं से इनकी सफलता का सफर शुरू हुआ और आज आम की बागवानी ने किसान की दशा और दिशा दोनों बदल दी। तो बागवानी से कैसे बदली दशा और दिशा, देखिए ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने जामताड़ा के एक किसान की तकदीर बदल कर रख दी है। नाला प्रखंड के मथुरा गांव निवासी किसान निर्मल मांझी ने लगभग 8 एकड़ पथरीली जमीन पर वर्ष 2009-10 में विभिन्न प्रजाति के लगभग 1000 आम के पौधे लगाए थे। 3 साल के बाद आम का फलन आना शुरू हुआ और यहीं से इनकी सफलता का सफर भी शुरू हुआ। आज ये आम का बागान पूरे 15 एकड़ में फैलकर विशाल घने बागान के रूप में तब्दील हो चुका है। बागान में सभी आम के पेड़ फलों से लदे हैं। आम बेचकर निर्मल सालाना 4 से 6 लाख रुपए की आमदनी कर रहे हैं। किसान निर्मल मांझी MA BEd डिग्रीधारी हैं। उच्च शिक्षा और हुनर को कृषि कार्य में लगाकर इसे ही मुख्य पेशा बना लिया। मैंने विगत 2009-10 के राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत आम का वृक्ष लगाए हूँ, जो टोटल में पड़ती बंजर ढलान भूमि में जहाँ कोई खेती नहीं होता था, उस जमीन पर मैंने आम की फसल लगाया हूँ। और इसमें हमारे उन्नत प्रजाति के आम है मालदा, हिमसागर, गुलाब खास, दशहरी, चौसा, सदाबहार, मिठुआ, बम्बैया, सुवर्ण रेखा जो आम है उसमें हेमोग्लोबिन ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कमजोर लोगों के भी आम खाने से भी शारीरिक स्वस्थ होते हैं। और हमारे बागान की सबसे बड़ी सुविधा है सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, इसलिए आम थोड़ा इस साल सूख रहा है, झड़ भी रहा है। और किसान के मैं प्रेरणा से स्रोत देना चाहता हूं कि बढ़ती हुई ढलान बंजर भूमि पर बड़े पैमाने पर आम की खेती लगाए तथा पैदावार बढ़ाए तथा अपना आर्थिक उन्नति को सुधार बनाए। बागान में सालों भर 500 से 600 मजदूर हमारा काम भी करते हैं देखरेख। निर्मल के पिता हीरालाल मांझी भी कृषि कार्य से लंबे समय तक जुड़े रहे। निर्मल ने संसाधन की कमी के बावजूद दिन रात मेहनत कर कृषि कार्य को गति प्रदान करने में अधिकांश समय लगाया। उनकी मेहनत ने भी अब रंग बिखेरना शुरू किया। निर्मल कहते हैं कि उद्देश्यपूर्ण मेहनत और सच्ची लगन से किया गया काम हमेशा मंजिल के करीब होता है। नाला प्रखंड जैसे पिछड़ा और उद्योग एवं उन्नति खेती से उपेक्षित क्षेत्र के लोगों ने 3 दशक पहले शायद कभी सोचा भी नहीं होगा सुवर्ण रेखा, लंगड़ा, आमपाली, गुलाबखश, मल्लिका, हिमसागर, मालदा आदि प्रजाति के आम की पैदावार होगी। लेकिन इस किसान ने तो जामताड़ा जिले में मिसाल ही कायम कर दी है। यही कारण है कि प्रखंड से जिला स्तर पर आयोजित विभिन्न कृषि मेला सह प्रदर्शनी में 100 से अधिक दफा पुरस्कृत और सम्मानित हो चुके हैं। निर्मल मांझी जी हैं, वो काफ़ी इनोवेटिव फार्मर है। वो जो है ना 2008-9 से जो है विभाग से जुड़ा हुआ है, खास करके हॉर्टिकल्चर क्रॉप में उसका काफ़ी लगाव है।
काफ़ी अच्छा जो है ना आम का बागवानी लगा हुआ है और वो सालाना कम से कम 4 से 6 लाख रुपए का रिटर्न सिर्फ आम बेच के जो है वो लेते हैं। और दूसरे किसान को जो है ना हम लोग सिखाने में भी उसका प्रयोग करते हैं और पदाधिकारी लोग भी उसका जो है ना कार्य का सराहना करते हैं। तो बस दूसरे किसान से अनुरोध यही है कि जिस तरह से निर्मल मांझी जी खेती कर रहे हैं आप भी करें। वहीं इस ताड़ा के ही और किसान ने कमाल कर दिखाया है। यहाँ के कुंडहित प्रखंड के अंबा गांव के मेहनती किसान रिंदम चक्रवर्ती ने अपने 7 एकड़ के बंजर पथरीली जमीन पर सेब, आम, लीची और अमरूद का बम्पर उत्पादन किया है। सबसे खास बात ये है कि इनमें दुनिया के सबसे महंगे आम मियाज़ाकी सहित अमेरिका के रेड किंग, थाईलैंड के किंग ऑफ चकापात सहित देश और विदेश के कुल 45 किस्म के आम और उत्पादन करने में कामयाबी हासिल की है। अभी तक तो मेरा बगीचा में सेब है, आम है, लीची है और अमरूद है जो सब फल रहा है। अभी आम का देश विदेश से मिला के 45 वैरायटी अभी मेरे पास मौजूद है। उसमें से खास जैसे है जापान का मियाज़ाकी है, अमेरिकन रेड किंग है, आपका थाईलैंड का किंग ऑफ चकापात है, हनी ड्यू है। उसके बाद जैसे गुजरात का आपका लीजिएगा तो जूनागढ़ केसर है, राजस्थान का यदि लीजिएगा तो राजस्थान का सदाबहार है, थाईलैंड का और एक वैरायटी है बारहमासी जो वैरायटी है वो भी है। बहुत सारा है और लोकल वैरायटी जितना वो तो है ही है। मेरा जहाँ बगीचा है वहाँ तो कंप्लीट बालू है, 7 फीट एकदम सफ़ेद बालू था। मैंने वो गड्ढा किया और एक ट्रैक्टर करके मिट्टी डाला फिर उसमें लगाया। इसलिए शुरू में तो ठीक था, अभी ग्रोथ थोड़ा धीमी है क्योंकि सिर्फ वाइट बालू है। तो मेहनत कर रहे हैं, उसमें खाद पानी डाल रहे हैं। उम्मीद है 2 साल के अंदर बहुत अच्छा फ्रूटिंग देगा। अभी भी फ्रूटिंग दे रहा है लेकिन इससे बहुत बढ़िया फ्रूटिंग देगा आने वाले 2 साल। आपको बता दें कि जापान के मियाकाजी नाम का एक दुर्लभ किस्म का आम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2,70,000 रुपए किलो की महंगी कीमत पर बिकता है। हालांकि सामान्य तौर पर भारतीय बाजार में ये आम 15 से 20,000 रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। जामुनी कलर के इस आम की खूबसूरती को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस आम का नाम जापान के मियाजाकी शहर के नाम पर रखा गया है। वहीं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की ठंडी धरती पर होने वाले सेब की भी खेती को जामताड़ा के 42 डिग्री के गर्म आबो हवा में कर दिखाया है। इसके लिए उन्होंने इजराइल के साथ हिमाचल प्रदेश के कई सेब की प्रजाति के पौधे मंगाए। इतना ही नहीं, कई प्रसिद्ध किस्म के लीची और अमरूद का भी इन्होंने उत्पादन किया है, जिससे वो दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रदेश में बहुत से लघु और सीमांत किसान भाई खेती के साथ साथ बकरी पालन करते हैं, लेकिन इस व्यवसाय से अच्छा लाभ वही बकरी पालक ले पाते हैं जो बकरियों की देख रेख और प्रबंधन मौसम के अनुसार करते हैं। तो इस गर्मी के मौसम में बकरियों की उचित देखभाल किस तरह से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता।
पर थोड़ा बकरी के जो पालन और प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। अभी चूँकि गर्मी का मौसम है और हमने देखा है कि बकरी को गरीबों की गाय कहा है गांधी जी ने, बहुत ही संवेदनशील पशु है। तो इसमें क्या होता है कि गर्मी और ठंड के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है, इसलिए उसका गर्मी में हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगा। बकरी पालन में एक चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना है, गर्मी में ठंडा रहे और ठंड में गर्म रहे। उसके लिए जो शेड का निर्माण होता है वो एक साइंटिफिक तरीके से होता है, ताकि जो गर्मी का मौसम है उसमें गर्म हवा नहीं आए। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में बकरियों की आवास व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। इसके लिए गर्म क्षेत्रों में आवास का द्वार पूर्व पश्चिम दिशा में और छत ऊंची हो। आवास की छत इस प्रकार होनी चाहिए कि छत का एक भाग दूसरे को सूर्य की सीधी किरणों से बचाए। गर्म हवा से बचने के लिए पूर्व पश्चिम की तरफ 1 मीटर ऊंची दीवार होनी चाहिए। छत की दीवारें बाहर से सफेद और अंदर से रंगीन होनी चाहिए। अधिक गर्मी के समय दीवारों एवं छतों पर पानी का छिड़काव भी करें। दूसरी चीज हमको ये ध्यान रखना है, जब शेड निर्माण अपना होता है तो हम 3 शेड निर्माण कम से कम करें। बच्चों के लिए अलग करें, बकरी के लिए अलग करें और जो ग्यावन है उनके लिए अलग करें। दूसरी, ग्रीनरी भी हमको बराबर वहाँ पे लगाना है। और शेड निर्माण के समय हमको ध्यान देना है कि बकरी को जो फाउंटेन भी आजकल एक नई टेक्निक आई है, उसमें जब ज़्यादा गर्मी लगती है तो बकरी को हम फाउंटेन के नीचे खड़ा कर देते हैं, उसमें पानी स्प्रिंग होता रहता है, तो उसको बकरी को गर्मी कम लगती है। तो जो हम शेड निर्माण करते हैं इसका बकरियों का, उसमें गर्मी के मौसम में ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि वहाँ पर पंखे लगे रहें, वहाँ पर कूलर लगे रहें और पानी की व्यवस्था रहें। दूसरी चीज़ हमने देखा है कि जब बहुत सी बार गर्म हवा चलती है तो कोशिश ये करें कि जहाँ पर वो रहती है वहाँ पर टाट बांध सकते हैं या और कोई चीज़ बांध सकते हैं। और दोपहर के समय 1-2 बार पानी जरूर उस पर छिनके, या तो आप टाट पे भी छिनक सकते हैं या डायरेक्ट भी। ऐसा सामान्यतः माना जाता है कि अगर 2 या 3 बार अगर आप पानी छिनक देते हैं तो उनको ठंडाई महसूस होती है। और कोशिश ये करें जो आवास रहता है उसमें अगर चादर वगैरह जो ऊपर रहती है, टीन रहता है, या तो वो जो कपड़े कवेलू वगैरह रहते हैं उसकी रहे, या फिर ऊपर कोई घास फूस आप डाल दें। और दिन में 2 बार, एक दोपहर में 12 बजे के आसपास और शाम को 3 बजे के आसपास एक बार पानी छिनक दे, सेट पे छिनक दें। और अगर जानवर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लू चल रही है तो जानवर के ऊपर भी हम पानी छिनक सकते हैं। हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे आसपास स्वास्थ्य का प्रबंधन या साफ सफाई अच्छे से हम करें। उसमें हम फिनाइल का उपयोग कर सकते हैं। फिनाइल से क्या रहता है कि मक्खी वगैरह नहीं आती है। बकरी एक जुगाली करने वाला पशु है, लेकिन उनकी दूसरे पशुओं के मुकाबले खाने की आदत भिन्न होती है। बकरी अपने शरीर के वजन का 3 से 4% तक सूखा पदार्थ आराम से ग्रहण कर सकती है। चारे के रूप में किसान बकरियों को अनाज वाली फसलों से प्राप्त चारा, फलीदार हरे चारे, पेड़ पौधों की पत्तियों का चारा, विभिन्न प्रकार की घास आदि को खिला सकते हैं। और एक औसत दुधारू बकरी को दिन में करीब 3.5 से 5 किलोग्राम चारा मिलना जरूरी है। इस चारे में कम से कम 1 किलोग्राम सूखा चारा और 2 से 2.5 किलोग्राम हरा चारा मिलना चाहिए। बकरी को रोजाना 1 से 3 किलोग्राम हरा चारा, आधा से 1 किलोग्राम भूसा और 150 से 400 ग्राम दाना रोजाना खिलाना चाहिए। तो कोशिश ये होना चाहिए कि जहाँ पर बकरी पालन हो रहा है वहाँ पर छोटे पेड़ लगे हो, उनकी पत्तियाँ उसको मिलता रहे, या फिर आप घास वगैरह भी देना चाहें हरा तो वो उसको बराबर मिलता रहे। हमने देखा है कि जो बकरी पालक रहते हैं जो उसको बाहर घुमाते हैं, बहुत सी बार दिन के समय लिया जाते हैं बकरियों को, लेकिन अगर आप गर्मी में बाहर ले जाएंगे तो उनको हीट स्ट्रोक होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। दूसरी चीज़, हमको सुबह और शाम को 2 बार उसको हरा चारा देना चाहिए या पत्ती देना चाहिए। हरा चारा देने का फ़ायदा यह होता है कि जो हीट स्ट्रोक है उससे सीधा बचाव हो जाता है, क्योंकि हम ये जानते हैं हरे चारे में लगभग 70-80% पानी रहता है, तो वो उसको डायरेक्ट मिल जाता है। छोटे जो बच्चे रहते हैं उनको कोशिश ये करें 3 महीने तक उनको माँ का दूध मिलता रहे। हमने देखा है कि अगर माँ का दूध बराबर मिलता है तो बच्चे हेल्दी रहते हैं, उनको स्ट्रेस में नहीं आते हैं और बीमारी भी कम घेरती है। किसान भाइयों, अगर आप घर पर संतुलित आहार बनाना चाहते हैं तो 100 किलो दाना मिश्रण तैयार करने के लिए जौ, जई, बाजरा 25 किलो, खलियां 20 किलो, गेहूं का चोकर 20 किलो, धान की कनकी 17 किलो, दालों की चुनी
15 किलो खनिज मिश्रण 2 किलो और साधारण नमक 1 किलो को अच्छी तरह से मिलाकर दाना मिश्रण तैयार करें। दूध देने वाली बकरियों को जीवन निर्वाह के लिए 150 ग्राम के अतिरिक्त 300 से 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध के हिसाब से प्रति बकरी देना आवश्यक है। दूसरी चीज हमको ये करना चाहिए कि गर्मी के मौसम में उसका जो पानी है हर जगह रखा रहे, जो बड़ी बकरी के लिए अलग रहे, छोटे बच्चों के लिए अलग रहे और जो बकरे हैं उनके लिए अलग रहे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक ही जगह पानी होने के कारण जो छोटे कमजोर जो हमारे बकरी रहती है उनको पानी और खाना बराबर मिल नहीं पाता है। कृमिनाशक दवाई देना बहुत जरूरी होता है। हम उसके वजन के हिसाब से कृमिनाशक दवाई देते हैं। और एक चीज और ये ध्यान रखने योग्य, जो ग्यावन बकरियां हैं उनको भी जो बच्चा जन्मने के पहले हम उसको कृमिनाशक दवाई दें अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार, और एक बच्चा होने के बाद भी कृमिनाशक दवाई दें। जब ये मौसम चेंज होता है, जैसे हमने देखा है कि गर्मी के बाद बारिश का मौसम आता है, तो उसके पहले हमको उसके टीकाकरण की और रोग के बचाव की पूरी तैयारी करना पड़ता है कि हमारे बकरियों में कौन कौन से टीके कब कब हमको लगवाना चाहिए। तो सामान्यतः हमने देखा है कि अगर टीकाकरण लगा है तो हमारे 90% जानवर बीमारियों से बचाव हो जाता है। टीकाकरण एक हम PPR का लगवाते हैं, मुंह और खुर की बीमारी का हम लगाते हैं। एक एंट्रोटॉक्सिमिया होता है, इसमें क्या दस्त लगता है और हमारे बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो उसका भी टीकाकरण लगवाते हैं। टीकाकरण सरकारी हॉस्पिटल में भी उपलब्ध है और प्राइवेट में भी उपलब्ध है इसका जो डोज है, और हमारा उसका जो रिपीट जो करते हैं वो दिए गए निर्देश अनुसार या अपने पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार हम उस टीकाकरण का जो निर्देश है उसको फॉलो करते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, मौसम निश्चित रूप से फसलों की सफलता या विफलता का निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है और इसीलिए मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। भारत सरकार, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राज्य कृषि मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में आज और कल वर्षा की कोई संभावना नहीं है। इन 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 52% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 16% तक रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 22 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ फसलों की बुआई का उपयुक्त समय जून के मध्य से शुरू होगा। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसलों की बुआई के 2 से 3 सप्ताह पहले 10 से 15 टन अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर समय से डालें। खेत तैयार करें
उन्नत बीज खाद एवं बीज उपचार के लिए दवाओं की व्यवस्था कर लें। बाजरा की बुआई का उपयुक्त समय जून के मध्य से शुरू होता है, अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि वे संकर या उन्नत किस्मों जैसे MPMH 17, MPMH 21, GHB 732, RHB 173 और RHB 177 का चयन करें। उर्वरक और बीज उपचार इनपुट और पर्याप्त वर्षा होने पर ही बुआई करें। मूंग की बुआई का इष्टतम समय मध्य जून से मध्य जुलाई है, इसलिए किसानों को बीज उपचार के लिए प्रमाणित बीज, उर्वरक और रसायनों की व्यवस्था करने की सलाह दी जाती है। प्रति हेक्टेयर 16 किलोग्राम बीज का प्रयोग करें और GM 4, GAM 5, GAM 6 और IPM 2-3 जैसी उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज का भी प्रयोग करें। बुआई से पहले ट्राइकोडर्मा विरिडी की 8 से 10 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचार करें। ग्वार की बुआई का समय शुरू हो गया है, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अनुशंसित किस्में जैसे RGC 1033, RGC 1031, RGC 936 और HG 2-20 के प्रमाणित बीज का उपयोग करें। बुआई से पहले ट्राइकोडर्मा विरिडी 10 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। पर्याप्त मात्रा में वर्षा होने पर ही बुआई करें। हरी खाद के लिए क्लस्टरिंग, सनई, ग्वार, ढैंचा आदि की बुआई इस समय की जा सकती है। सनई के लिए बीज की मात्रा 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और ढैंचा के लिए 50 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा रखें। धान की नर्सरी डालने के लिए खेतों की तैयारी करें। साथ ही उन्नतशील किस्मों जैसे नरेंद्र धान 2026, नरेंद्र धान 2064, US 312, RH 312, RH 1531 आदि किस्मों का चयन कर सकते हैं और सुगंधित धान की किस्म टाइप 3, पूसा बासमती 1, मालवीय सुगंध 105, मालवीय सुगंध 3-4, नरेंद्र सुगंध एवं नरेंद्र ऊसर धान 1, नरेंद्र ऊसर धान 2, नरेंद्र ऊसर धान 2008, CLR 10 आदि में से किसी एक किस्म के बीजों एवं खाद की व्यवस्था कर नर्सरी डालें। धान की नर्सरी डालने के 15 दिन पहले खेत में हल्की सिंचाई करें ताकि खेत में निकलने वाले खरपतवार खेत तैयार करते समय नष्ट हो जाएं। खरीफ मक्का की बुआई के लिए खेतों की तैयारी करें और उन्नतशील किस्मों में कंचन, गौरव, श्वेता, आजाद, उत्तम एवं संकर किस्मों में प्रकाश, Y 1402, बायो 9681, प्रो 316, D 9144 आदि में से किसी एक किस्म की बुआई के लिए खाद एवं बीज की व्यवस्था कर बुआई करें। मक्के की संकुल किस्मों के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर रखें और संकर किस्मों के लिए 18 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करें। भिंडी, लोबिया, कद्दू, लौकी, तरोई, करेला, खीरा आदि की बुआई का उपयुक्त समय है। कद्दू, लौकी, तरोई, करेला, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा आदि तैयार फसलों की तुड़ाई कर बाजार में भिजवाएं। सब्जियों की फसलों में फल छेदक, पत्ती छेदक कीट के नियंत्रण के लिए नीम आयल 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 3 से 4 छिड़काव 8 से 10 दिन के अंतराल पर करते रहें। सब्जियों की खड़ी फसलों में निराई गुड़ाई करें और सिंचाई का कार्य 8 से 10 दिन के अंतराल पर शाम के समय करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि जुताई की स्थिति में नमी आने पर खेत तैयार कर लें और खेत में एक समान ढलान वाले छोटे छोटे खंड बना लें ताकि खेतों में अधिक से अधिक वर्षा जल का संरक्षण किया जा सके। किसानों को सलाह दी जाती है कि खरीफ मौसम की फसलों में मिट्टी परीक्षण के परिणाम या मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग की रोकथाम के लिए FMD वैक्सीन और लंगड़िया बुखार के लिए BQ वैक्सीन से टीकाकरण करवाएं। पशुओं को हरे चारे और सूखे चारे के साथ पर्याप्त मात्रा में अनाज दें। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 3 से 4 बार अवश्य पिलाएं। गर्भित पशुओं को ढलान वाले स्थान पर न बांधें। पशुओं के पेट के कीड़ों की रोकथाम के लिए कृमिनाशक दवा देने का उचित समय है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मुर्गियों को भोजन में पूरक आहार, विटामिन और ऊर्जा खाद्य सामग्री मिलाएं और साथ ही साथ कैल्शियम सामग्री भी मुर्गियों को दें। मुर्गियों के पेट में कीड़ों की रोकथाम के लिए दवा दें। मुर्गियों को गर्मी से बचाव के लिए मुर्गी हाउस में पर्दे, पंखे और वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। मुर्गियों को गर्मी से बचाने के लिए मुर्गी घर में लगे हुए जूट के पर्दों पर पानी के छींटे मारें जिससे ठंडक बनी रहे।
अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम काला डेरा, जिला जयपुर के कृषक नवीन कुमार ने। इनको टमाटर का मंडी में अच्छा भाव नहीं मिल पा रहा है, इसलिए टमाटर का सॉस बनाकर बेचने के बारे में जानकारी चाहते हैं। नवीन कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। यदि आप टोमेटो सॉस बनाने जा रहे हैं तो इसको आप बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आप टमाटर 700 ग्राम, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, चीनी 100 ग्राम, नमक 1 छोटा चम्मच और सिरका 2 बड़े चम्मच का इस्तेमाल करें। टोमेटो सॉस बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर को 3 से 4 भाग में काट लें। उसके बाद गैस पर कुकर रखकर उसमें सभी कटे हुए टमाटर को डाल दें और इसी में आधा कप पानी डालें। अब टमाटर को तेज आग पर कुकर की 4 सीटी बजने तक पकाएं, जिससे टमाटर अच्छे से गल जाएं। टमाटर गलने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें और कुकर को ठंडा होने के लिए नीचे उतार कर रख दें। कुकर ठंडा होने के बाद टमाटर को निकालकर इसे मिक्सर जार में डालकर अच्छे से पीस लें। अब टमाटर को पीसने के बाद उसे छन्नी से छान लें, जिससे जो टमाटर के बीज हैं वो अलग हो जाएं। अब गैस पर कढ़ाई रखकर उसमें टमाटर को डालें और मध्यम आग पर इसे उबालें। जब टमाटर में धीरे धीरे उबाल आने लगे तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक, चीनी और सिरका को डालें और सारी चीजों को मिलाते हुए सॉस को 10 से 12 मिनट तक पकाएं। इसके बाद टोमेटो सॉस पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब गैस को बंद करके इसे आप ठंडा होने के लिए रख दें। इस तरह टोमेटो सॉस ठंडा होने के बाद इसे आप किसी कांच या बोतल या जार में रखकर स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।